दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। पटना। बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर दारोगा तक के 48,000 से अधिक नए पदों का सृजन बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। इसमें 37,978 पदों पर सीधी बहाली बिहार पुलिस रिक्रूटमेंट होगी, जबकि दारोगा के 10,468 पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। बिहार पुलिस में कार्यरत सहायक अवर निरीक्षक को वरीयता के आधार पर दारोगा में प्रोन्नति देकर इन पदों को भरा जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद से इसकी मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। भागलपुर। पूर्वी बिहार और उत्तरी बंगाल की सीमा पर वातावरण में बन रही संवहनीय गतिविधियों ने मौसम का मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। रडार चित्रों में छोटे छोटे कन्वेक्टिव सेल सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, जिसके प्रभाव से भागलपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा, मेघ गर्जन और हल्की वर्षा अथवा छींटे पड़ने की संभावना बनी हुई है। दिन भर उमस और तपिश के बीच शाम ढलते ही आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ने लगी है, जिससे मौसम में अस्थिरता बनी हुई है। पटना अपने अनोखे अंदाज के लिए मशहूर गोल्डमैन प्रेम सिंह ने देशहित में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए उन्होंने आगामी 1 वर्ष तक सोना न खरीदने का संकल्प लिया है। प्रेम सिंह का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को छोड़ना जरूरी है। उन्होंने घोषणा की है कि यदि देश को कभी भी जरूरत पड़ी तो वे अपना सारा सोना सरकार को दान करने के लिए सहर्ष तैयार हैं। उनके इस फैसले की हर तरफ सराहना हो रही है। पटना। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। राजद नेता रोहिणी आचार्य ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बढ़ती महंगाई को आम आदमी के लिए सबसे बड़ी समस्या बताया है। उन्होंने कहा कि ईंधन के दाम बढ़ने से आम जनता की जेब पर सीधा बोझ पड़ रहा है और मध्यम वर्ग का जीना मुहाल हो गया है। इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, जहां विपक्ष सरकार को घेर रहा है। जमुई जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा की राह अब आसान होने जा रही है। सत्र 2026 से 30 से जमुई के ग्रामीण इलाकों में 4 नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में कला आर्ट संकाय की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। इस पहल से स्थानीय स्तर पर ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिलने लगेगी, जिससे हजारों विद्यार्थियों को अब पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षा विभाग के इस कदम से क्षेत्र में ड्रॉप आउट दर, पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी आएगी। साथ ही ग्रामीण युवाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलेंगे, जिससे पूरे जमुई जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव, जरड मरुमध्य में होने वाली दिक्कतें तथा युद्ध जैसे हालात का प्रभाव अब बिहार के किशनगंज जिले तक पहुंच गया है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में अचानक से आई तेजी ने आम लोगों की जेब पर भारी बोझ डाल दिया है। खासकर जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में पेट्रोल की कमी भी साफ साफ दिख रही है, क्योंकि प्रखंड के 4 पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद हो गए हैं। इससे स्थानीय निवासियों में काफी चिंता फैल गई है। पटना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्या समाधान करने के लिए आयोजित होने वाले सहयोग शिविर को लेकर सभी विभागों में सहयोग सेल का गठन किया जाएगा। इस सहयोग सेल में नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति होगी, जो समय समय पर पोर्टल पर उपलब्ध आवेदनों की निगरानी करेंगे और इससे सक्षम प्राधिकार को अवगत कराएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो सोहेल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, जिला पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक को जारी पत्र में कहा है कि सहयोग शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण के लिए विभिन्न स्तरों पर सहयोग सेल का गठन आवश्यक है। इस दिशा में उन्होंने विभाग स्तर पर सेल गठित करने के निर्देश दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ईंधन बचाने को लेकर एक अनोखी पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को जमीन पर उतारते हुए शुक्रवार को सम्राट चौधरी अपने लोक सेवक आवास से पैदल ही मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे। उन्होंने आम लोगों और जनप्रतिनिधियों से भी पेट्रोल डीजल की खपत कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन के अधिक इस्तेमाल की अपील की है। वहीं इसी सप्ताह मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि डीजल और पेट्रोल की बचत के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मंत्रियों, निगम बोर्ड के अध्यक्षों, सदस्यों और जनप्रतिनिधियों से सार्वजनिक कार्यक्रमों में बिना अतिरिक्त वाहनों के पहुंचने की अपील की गई है। भागलपुर के लिए राहत भरी खबर सामने आई है।
गंगा नदी पर स्थित विक्रमशिला सेतु पर जल्द ही सिंगल लेन में यातायात बहाल किया जाएगा। पथ निर्माण विभाग के अनुसार यह कार्य अगले 25 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बीते 3 मई को इस पुल का एक हिस्सा टूटकर गंगा नदी में समा गया था, जिसके बाद पुल पर पूरी तरह से आवागमन रोक दिया गया था। हादसे से पहले पुल का कुछ हिस्सा धंसने लगा था, जिससे प्रशासन ने समय रहते बड़ा कदम उठाते हुए ट्रैफिक बंद कर दिया था। एएसआई पर हमला मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं बची है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार के नवादा जिले में अवैध बालू खनन और शराब माफिया के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने बड़ा अभियान तेज कर दिया है। मगध रेंज के आईजी विकास वैभव ने नारदीगंज थाना क्षेत्र में पहुंचकर स्पष्ट संदेश दिया कि अब माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं बची है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर बिहार को राजधानी पटना से जोड़ने वाला महात्मा गांधी सेतु एक बार फिर भारी जाम की समस्या से परेशान दिखा। शुक्रवार सुबह हाजीपुर से पटना जाने वाले पश्चिमी लेन पर अचानक लंबा जाम लग गया। सुबह करीब 7 बजे शुरू हुआ ये जाम लगभग 9 बजे तक बना रहा। इस दौरान हजारों लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक सेतु के पाया संख्या 27 के पास सबसे ज्यादा जाम लगा। धीरे धीरे वाहनों की लाइन करीब 2 किलोमीटर तक पहुंच गई। बस, ट्रक, ऑटो, कार और बाइक सवार लोग घंटों सड़क पर फंसे रहे। सुबह ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, स्कूल बसों में बैठे बच्चे और रोजाना सफर करने वाले यात्री समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके। मानसून को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। संभावित बाढ़ और जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए जल संसाधन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभागीय अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विजय चौधरी ने अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सभी अधिकारी नियमित रूप से फील्ड का दौरा करें, तटबंधों और नहरों की स्थिति का निरीक्षण करें तथा किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप सभी सक्षम अधिकारी हैं, लेकिन आज से यह आदत बना लीजिए कि हर परिस्थिति में फील्ड में जाना है, तटबंधों पर जाना है और नहरों की निगरानी करनी है। अगर कोई अधिकारी मौके पर नहीं मिला और मैं वहां पहुंच गया तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, फिर कोई बचाने वाला नहीं होगा। मोकामा के कथित छोटे सरकार अनंत सिंह को वायरल वीडियो और एफआईआर मामले में अदालत से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग भी खारिज कर दी गई। ये सुनवाई जिला जज राजेंद्र पांडेय की अदालत में हुई, जहां बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष दोनों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश पाठक ने कोर्ट को बताया कि वायरल वीडियो में विधायक अनंत सिंह की कोई आपत्तिजनक भूमिका नहीं दिखती और राजनीतिक साजिश के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव शुक्रवार से जमुई स्टेशन पर शुरू हो गया। जमुई स्टेशन पर सुबह 10:15 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस आई और ट्रेन के रुकते ही लोगों में जोरदार उत्साह देखा गया। इस दौरान जमुई सांसद अरुण भारती और बिहार की खेल सह उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। उद्घाटन के लिए स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जोरदार तैयारियां की गई थीं। जमुई के लिए यह दीर्घ प्रतीक्षित मांग के पूरा होने का अवसर रहा तो बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ ही भाजपा और लोजपा रामविलास के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बिहार में पुलिस भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में नियुक्ति और प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब कुल 20,937 पदों को भरा जाएगा। इनमें 10,468 पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि 10,469 पद विभागीय प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे। नए अभ्यर्थियों को नौकरी पाने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ पुलिस विभाग में पहले से काम कर रहे कर्मियों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा। लंबे समय से पुलिस विभाग में खाली पड़े पदों को भरने की मांग की जा रही थी। सरकार का कहना है कि इससे पुलिस बल मजबूत होगा और राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
जिला नीलाम कार्यालय ने 150 से अधिक डिफॉल्टर चिमनी संचालकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और कुर्की जब्ती वारंट जारी कर संबंधित थानों को भेज दिया है। बिहार के मोतिहारी जिले में वर्षों से सरकारी राजस्व जमा नहीं करने वाले चिमनी संचालकों और बड़े बकायेदारों पर प्रशासन ने अब सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला नीलाम कार्यालय ने 150 से अधिक डिफॉल्टर चिमनी संचालकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और कुर्की जब्ती वारंट जारी कर संबंधित थानों को भेज दिया है। जानकारी के अनुसार हरसिद्धि संग्रामपुर और पहाड़पुर इलाके के कई ईंट भट्ठा संचालकों ने करोड़ों रुपए का सरकारी बकाया वर्षों से जमा नहीं किया था। प्रशासन द्वारा कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद राशि जमा नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। वैशाली थाना क्षेत्र के खेदड़पुरा गांव में ईंट चोरी और मारपीट का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता सुमन देवी ने गांव के ही विनोद राय, सकिंदर राय, जलेश्वर राय, उमेश राय, रामनाथ पासवान, रंजीत पासवान और वैशाली थाना के एक चौकीदार उमेश कुमार सिंह सहित कई अन्य लोगों पर उनके खेत के पास रखी ईंटों को जबरन लूटने का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और स्थानीय पुलिस की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। पीड़िता के अनुसार 10 मई को आरोपी बड़ी संख्या में एकजुट होकर आए और उनके खेत के बगल में रखी ईंटों को ट्रैक्टरों पर लादने लगे। जब सुमन देवी और उनके परिवार ने इस अवैध गतिविधि का कड़ा विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर आरोपियों द्वारा पथराव भी किया गया। इस पूरी हिंसक वारदात का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी लाठी डंडों से लैस होकर ट्रैक्टर पर ईंटें लादते साफ दिखाई दे रहे हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद बिहार सरकार ने राज्य के युवा क्रिकेटर ईशान किशन को सम्मानित किया है। विश्व कप विजेता टीम के सदस्य और शानदार बल्लेबाज ईशान किशन को टूर्नामेंट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए बिहार सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की गई। इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ईशान किशन को बधाई देते हुए उनके उज्जवल क्रिकेट करियर की कामना की गई। सरकार ने कहा कि ईशान किशन ने अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन से न केवल भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, बल्कि बिहार का नाम भी देश दुनिया में रोशन किया है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए निगरानी विभाग की टीम ने नगर परिषद जनकपुर रोड कार्यालय के कनीय अभियंता जेई विजय कुमार शर्मा को 1.45 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय परिसर में हुई इस अचानक कार्रवाई से वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। निगरानी विभाग पटना की टीम ने कनीय अभियंता को उस समय दबोचा जब वे अपनी ही कार में बैठकर रिश्वत की मोटी रकम ले रहे थे। छापेमारी का नेतृत्व कर रहे डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि पुपरी निवासी ठेकेदार राजभूषण प्रसाद से विभागीय कार्य के भुगतान के एवज में पारितोषिक रिश्वत के रूप में यह राशि मांगी गई थी। ठेकेदार की शिकायत का सत्यापन करने के बाद विभाग ने जाल बिछाकर यह कार्रवाई की और मौके से नकद राशि भी बरामद कर ली। बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक गतिशील और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के वरिष्ठ अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला और अतिरिक्त प्रभार सौंपने का निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार की इस कवायद को राज्य में विकास योजनाओं को गति देने और प्रशासनिक पारदर्शिता को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। प्रख्यात फिजिशियन और पहल पब्लिक अवेयरनेस फॉर हेल्थफुल अप्रोच फॉर लिविंग के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने एक बेहद गंभीर विषय पर चिंता जताई है। आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय नया टोला में आयोजित वॉक फॉर लाइफ कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज के दौर में किशोरियों के बीच पर्याप्त नींद न लेना एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या का रूप ले चुका है। देर रात तक मोबाइल का इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर सक्रियता, ऑनलाइन पढ़ाई, वेब सीरीज देखने की लत और परीक्षा के बढ़ते मानसिक दबाव के कारण अधिकांश छात्राएं अपनी नींद से समझौता कर रही हैं, जिसका सीधा और घातक असर उनके शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। गायजी राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव आज शुक्रवार को गयाजी पहुंचे। गयाजी की पावन धरती पर आगमन के साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर उनका बेहद गर्मजोशी और जोरदार स्वागत किया।
समर्थकों की भारी भीड़ के बीच स्वागत स्वीकार करने के बाद वे सीधे मोक्ष नगरी गया के विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में शीश नवाया और मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरे के दौरान तेज प्रताप यादव मीडिया के तीखे और राजनीतिक सवालों से काफी हद तक बचते हुए नजर आए, लेकिन कई राष्ट्रीय व स्थानीय मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय भी रखी। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा कि अगर कीमत बढ़ी है तो बढ़ी है। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी अब पारंपरिक ईंधन की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने की बात कही है। मोतिहारी भारत नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रक्सौल बॉर्डर के रास्ते बेहद शातिराना और अवैध तरीके से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे सोमालिया के एक नागरिक को आव्रजन इमिग्रेशन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार विदेशी नागरिक पूर्व में मेडिकल वीजा पर भारत आया था, लेकिन वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद वह पिछले कई महीनों से देश में छिपकर रह रहा था। मामले की आधिकारिक पुष्टि करते हुए रक्सौल के डीएसपी एसडीपीओ मनीष आनंद ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सोमालिया निवासी मोहम्मद अहमद फराह के रूप में की गई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच और पूछताछ में यह बात सामने आई है कि वह इलाज कराने के उद्देश्य से वैध मेडिकल वीजा पर भारत आया था। हालांकि करीब 4 महीने पहले ही उसके वीजा की कानूनी अवधि पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद उसने भारतीय अधिकारियों को सूचित नहीं किया और अवैध रूप से हैदराबाद में अपना ठिकाना बनाए हुए था। बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन दल ने संसदीय कार्यों के बेहतर संचालन को लेकर मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक और सचेतकों की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। इस संबंध में बिहार सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से शुक्रवार को सभी नामों को अंतिम रूप दिया गया। जारी आदेश के अनुसार दीघा विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजीव चौरसिया को बिहार विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया गया है। वहीं बरौली से विधायक मंजीत सिंह को उप मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों नेताओं को राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया जाएगा। नालंदा बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 49 में निर्माणाधीन कोसुक रिवर फ्रंट के कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के लिए क्षेत्रीय विधायक सह बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार और स्थानीय सांसद कौशलेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों ने घाटों के निर्माण, वॉकवे और सौंदर्यीकरण के चल रहे कार्यों को बारीकी से देखा। अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश देते हुए मंत्री ने कहा कि विकास की ये योजना न केवल शहर की सूरत बदलेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी। मुजफ्फरपुर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरे राज्य में सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को सख्ती से खाली कराने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। लेकिन जब सरकार के इस आदेश का पालन करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी जमीन पर उतर रहे हैं तो भूमाफिया और दबंग उन पर हमला करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही एक दुस्साहसिक मामला मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा अंचल से सामने आया है, जहां अतिक्रमण वाली जगह को चिन्हित करने गए अंचलाधिकारी सीओ विश्वजीत सिंह पर जानलेवा हमला किया गया और उनका गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया गया। इस हमले में सीओ साहब किसी तरह बाल बाल बचे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ठीक 1 माह पहले 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके मुख्यमंत्री बने शुक्रवार को 1 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अपने 1 महीने के कार्यकाल में ही सम्राट चौधरी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो राज्य के लिए नजीर बना है। विशेषकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के न्याय के साथ विकास की संकल्पना के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सम्राट चौधरी ने समृद्ध बिहार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की प्रमुख है। बिहार के 10 जिलों में 11 सैटेलाइट टाउनशिप की रूपरेखा खींच दी गई है। इस टाउनशिप में प्लान्ड वे में कॉलोनी बसेंगी। इनमें बाजार और रहने के लिए जगह तय होंगे, चौड़ी सड़कें होंगी, हरियाली के लिए सड़क किनारे और पार्क में पेड़ लगाए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री सम्राट के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में एक है। इसमें सासाराम को जोड़ने का प्रस्ताव भी आया है। इससे शहरी दबाव में कमी आएगी, लोगों को सुविधायुक्त जीवन का लाभ मिल सकेगा, सुनियोजित विकास से सुंदरता दिखेगी। इसके लिए टाउनशिप का नामकरण ऐतिहासिक संदर्भों को ध्यान में रखकर किया गया है। पटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा देश व राज्य में ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को लेकर की गई हालिया अपीलों का असर अब सरकार के मंत्रियों पर जमीन पर दिखने लगा है।
इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रधान महासचिव और बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान मंगलवार को एक अलग ही अंदाज में नजर आए। वे पटना स्थित पार्टी कार्यालय से विकास भवन स्थित अपने सरकारी दफ्तर तक बिना किसी तामझाम और लग्जरी सुरक्षा गाड़ियों के काफिले के सीधे मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे। मोतिहारी भारत नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रक्सौल बॉर्डर के रास्ते बेहद शातिराना और अवैध तरीके से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे सोमालिया के एक नागरिक को आव्रजन इमिग्रेशन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार विदेशी नागरिक पूर्व में मेडिकल वीजा पर भारत आया था, लेकिन वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद वह पिछले कई महीनों से देश में छिपकर रह रहा था। मामले की आधिकारिक पुष्टि करते हुए रक्सौल के डीएसपी एसडीपीओ मनीष आनंद ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सोमालिया निवासी मोहम्मद अहमद फराह के रूप में की गई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच और पूछताछ में यह बात सामने आई है कि वह इलाज कराने के उद्देश्य से वैध मेडिकल वीजा पर भारत आया था। हालांकि करीब 4 महीने पहले ही उसके वीजा की कानूनी अवधि पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। इसके बावजूद उसने भारतीय अधिकारियों को सूचित नहीं किया और अवैध रूप से हैदराबाद में अपना ठिकाना बनाए हुए था। राजधानी पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार सरकार ने पुलिस महकमे में व्यापक स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। गृह विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार राज्य में बड़े पैमाने पर डीएसपी स्तर के कुल 61 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। सरकार के इस बड़े फैसले के बाद से ही पूरे पुलिस महकमे और प्रशासनिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। राजधानी पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार सरकार ने पुलिस महकमे में व्यापक स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। गृह विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार राज्य में बड़े पैमाने पर डीएसपी स्तर के कुल 61 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। सरकार के इस बड़े फैसले के बाद से ही पूरे पुलिस महकमे और प्रशासनिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। पटना देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली क्लैट परीक्षा में पटना के प्रमुख कोचिंग संस्थान एलीगल एज के छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता का परचम लहराया है। इस वर्ष की परीक्षा में संस्थान का प्रदर्शन बेहद शानदार और ऐतिहासिक रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर जारी परिणामों में देश भर के टॉप 10 मेधावियों में से 7 छात्र और टॉप 100 में से रिकॉर्ड 51 विद्यार्थी अकेले लीगल एड संस्थान से जुड़े हैं। इस बड़ी कामयाबी से बिहार के शिक्षा जगत और कानून की पढ़ाई का सपना देखने वाले युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। पटना कृषि मंत्री विजय सिन्हा की अध्यक्षता में आज कृषि भवन पटना में बिहार कृषि ऐप की एक उच्च स्तरीय और व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के किसानों के बीच ऐप के प्रचार प्रसार को तेज करने, डिजिटल प्रशिक्षण, कुशल मॉनिटरिंग और किसान सहभागिता को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ करने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि तकनीकी क्रांति का लाभ राज्य के अंतिम किसान तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए, ताकि खेती किसानी को और अधिक स्मार्ट बनाया जा सके। पटना बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नई उम्मीद की किरण जगी है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 2500 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से स्थापित देश की पहली एआई ऑगमेंटेड मल्टीडिसिप्लिनरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, CUUP पूर्वांचल और बिहार के छात्रों के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रही है। पटना में मीडिया को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर प्रो डॉ TP सिंह ने कहा कि अब बिहार और यूपी के छात्रों को वर्ल्ड क्लास टेक और एआई आधारित शिक्षा के लिए दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े महानगरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। सुपौल कोसी क्षेत्र के स्वास्थ्य और शैक्षणिक ढांचे को एक नई और आधुनिक दिशा देने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना अलोहिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल दीनापट्टी के निर्माण कार्यों का शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने स्थलीय निरीक्षण किया। दोपहर करीब 12:30 बजे परियोजना स्थल पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने कॉलेज ब्लॉक, अस्पताल ब्लॉक, छात्रावास और आवासीय परिसरों का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और निर्धारित समय सीमा के भीतर हर हाल में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया। पटना सेना में जाने की तैयारी कर रहे बिहार के युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है।
आर्मी भर्ती कार्यालय एआरओ दानापुर की ओर से ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईई की आधिकारिक तिथियों की घोषणा कर दी गई है। अग्निपथ योजना के तहत आयोजित होने वाली ये ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा आगामी 1 जून से लेकर 15 जून तक बिहार के 2 प्रमुख शहरों पटना एवं आरा में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को कदाचार मुक्त और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए दोनों ही शहरों में विभिन्न आधुनिक सुविधाओं से लैस अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बड़ी सैन्य भर्ती परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डीपीआरओ लोकेश कुमार झा ने बताया कि इस बार ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में विभिन्न पदों और श्रेणियों के लिए कुल 47,958 अभ्यर्थी शामिल होने जा रहे हैं। अग्निपथ योजना के तहत आयोजित होने वाली इस परीक्षा में अग्निवीर, जनरल ड्यूटी, जीडी, सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेड्समैन, क्लर्क तथा स्टोर कीपर टेक्निकल जैसी विभिन्न कैटेगरीज के लिए युवाओं ने बढ़ चढ़कर पंजीकरण कराया है। इन सभी विभिन्न श्रेणियों के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं अलग अलग तिथियों और पालियों में आयोजित की जाएंगी। बिहार के वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग प्रखंड से आस्था और प्राकृतिक अचरज से जुड़ी एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। इलाके के मुरवतपुर पंचायत के वार्ड संख्या 11 में स्थित एक घर के पास रातों रात जमीन से एक विशालकाय और अद्भुत फूल निकल आया। इस फूल का आकार बिल्कुल भगवान शिव के शिवलिंग जैसा है। जैसे ही ग्रामीणों की नजर इस रहस्यमयी फूल पर पड़ी, ये पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। आस्था के वशीभूत होकर लोगों की भारी भीड़ वहां जुट गई और इसे दैवीय चमत्कार मानकर पूजा अर्चना और जलाभिषेक का दौर शुरू हो गया। जानकारों के अनुसार इस पौधे की खेती मुख्य रूप से इसके बड़े और स्टार्चयुक्त कंद के लिए की जाती है, जो साउथ एशियाई व्यंजनों में एक बेहद आम और लोकप्रिय सामग्री है। इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके फूल की कली सीधे जमीन को फाड़कर बाहर निकलती है और यह प्रतिवर्ष खिलती है। आमतौर पर यह दुर्लभ नजारा बरसात के मौसम की शुरुआत के आसपास ही देखने को मिलता है। फिलहाल इस अद्भुत फूल ने विज्ञान और आस्था के बीच एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। बिहार में जब से सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, लगातार बेहतरी के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। शुक्रवार 15 मई 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। ट्रांसफर की लिस्ट में कुल 15 आईएएस अधिकारियों का नाम है। कई विभागों के सचिव और अपर मुख्य सचिव बदले गए हैं। 1996 बैच के आईएएस अधिकारी सेंथिल कुमार श्रम संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए हैं। वे पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग के भी अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। पहले वे गन्ना उद्योग विभाग में एसीएस थे। वहीं प्रेम सिंह मीणा को भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 2002 बैच के अधिकारी पंकज कुमार पाल पथ निर्माण विभाग के सचिव बनाए गए।